आपका पर्सनल पोर्टफोलियो को लेके मेरा एक सवाल है। तो आप क्या डेट, मतलब जिसे हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन, उसमें आप विश्वास रखते हैं? डेट एलोकेशन में आप डेट में कुछ एलोकेट करते हैं या फुल ऑन इक्विटी में चलते हैं? नहीं, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस इज 100% इक्विटी। तो मैं केवल या तो इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, या तो अगर कभी जैसे पॉसिबल हो, जैसे एक चीज मैं आपको विपरीत बोलूंगा, जैसे कई बार बोला जाता है कि खुद का घर नहीं होना चाहिए, तो उसमें मेरा ऑपोजिट थॉट प्रोसेस है। मेरे लिए रियल एस्टेट भी इक्विटी के बराबर है। तो मैं पर्सनली तो, और देखिए काफी सारे यंगस्टर्स हैं, उन्होंने मेरी जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे एक सवाल पूछा गया नीरज जी के द्वारा, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, सबकी अपनी अपनी बैकग्राउंड है। और मैं 46 ईयर्स का हूँ, 26 ईयर्स का नहीं हूँ। तो मैं 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, और जब मुझे ऐसा मौका मिले या मुझे ऐसा लगे कि और निवेश में कर सकता हूँ, तो मैं रियल एस्टेट में करता हूँ। लेकिन आपका सवाल फिक्स इनकम को लेके था, तो कुछ पैसा जो जरूरत का है बैंक में पड़ा है, उसके अलावा मैं फिक्स इनकम बिल्कुल नहीं करता हूँ। राइट। तो ये अप्रोच किन लोगों के लिए सही है कि मैंने 100% इक्विटी में रहना है? किस एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए सही है, या कुछ पर्टिकुलर जिस तरह से लोगों की इनकम है उनके लिए सही है, या सबके लिए सही है ये? नहीं, देखिए सबके लिए सही नहीं है। एक्चुअली ये होता है नीरज जी कि आपके इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स या आपके इमीडिएट गोल्स क्या है। देखिए 100% इक्विटी में होना, इसका मतलब ये, जैसे कि अब मैं 46 ईयर्स का हूँ, राइट। थोड़े समय पहले मैंने अपना घर बना लिया है, राइट। मेरे फैमिली के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मंथली एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं, उसका मेरे पास प्रावधान है, करेक्ट। और मेरे इमीडिएटली ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन है, उसका समझो मैंने कॉर्पस जोड़ लिया है, मैं उसकी फीस वगैरह भर सकता हूँ। तो मेरा कोई राउंड द कॉर्नर, मतलब अगले 6 महीने, अगले 1 साल, अगले 2 साल में ऐसा कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हूँ अपने गुजारे के लिए, अपने इनकम के लिए। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि इमीडिएट कोई गोल्स अगर आपके नहीं है, तो आप इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए किसी भी तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स पे निर्भर नहीं है। तो आप शॉर्ट रन में निर्भर नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, लंबे अरसे में तो हम सब अपने इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करेंगे। अच्छा Exactly. क्लैरिफिकेशन दिया आपने। लेकिन अगर आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है इमीडिएट टर्म में, तब आप इक्विटी, बिकॉज क्या है कि अल्टीमेटली इक्विटी में ग्रोथ ओरिएंटेशन है। देखिए मेरा तो इनफैक्ट उल्टा एक्सपीरियंस एक ये भी है कि बहुत लोग अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को अंडर एस्टिमेट करते हैं और लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट को ओवर एस्टिमेट करते हैं। आप बैंकों के डिपॉजिट्स देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि बैंकों में सबसे ज्यादा डिपॉजिट 1 साल के लिए किया जाता है और उसको बारी बारी रोल ओवर किया जाता है। तो लोग हमेशा अपने लिक्विडिटी और पैसे के रिक्वायरमेंट को ओवर एस्टिमेट करते हैं और अपने टाइम होराइजन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो वो चीज़ के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है आपने। और एक आम आदमी को बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो सर बोल रहे हैं, प्लीज़ उसे समझिए कि आपको पैसे की उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं जितना आप सोच रहे हैं, और आपके पास टाइम उससे ज़्यादा है जितना आप सोच रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को समझते हुए आप अपनी एलोकेशन जो है वो आराम से रख सकते हैं। मुझे एक बात बताइए सर, मैंने ये भी सवाल मैंने 1-2 लोगों से पूछा है, अगेन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था, आपसे भी पूछूंगा। एक आम व्यक्ति, और जब मैं आम व्यक्ति की बात करता हूँ ना, मैं आपको और मुझे, हम सबको बाहर निकालते हुए मैं उस व्यक्ति के पास जा रहा हूँ जिसकी सैलरी शायद अभी 15-20 हज़ार रुपये महीना की है, राइट। वो आम व्यक्ति है, वो कोई बहुत बड़ा ऐसा इंटेलेक्चुअल काम भी नहीं करता, वो स्किल बेस्ड काम करता है, वोकेशनल काम करता है, एंड समहाउ ही इज ऑल्सो गेटिंग एजुकेटेड। हम लोग भी वीडियोस डालते हैं, आप लोग भी बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो ही इज ऑल्सो गेटिंग एजुकेटेड। कोई उसका फॉर्मल डिग्री नहीं है, बट हाँ, अब उसका मन हो गया है मैं भी कुछ तो निवेश करना शुरू करूँ, इन्वेस्ट करना शुरू करूँ। कैन अ कॉमन मैन विद अ सैलरी ऑफ 15 to 20,000 रुपीज पर मंथ क्रिएट वेल्थ थ्रू इक्विटी? डेफिनेटली कर सकते हैं ना नीरज जी, क्योंकि क्या है कि इसमें कोई बड़ा छोटा का बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ा हमारे मार्केट का, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आप आम आदमी सिंपल वगैरह बोल रहे हैं, लेकिन उसको एक चीज अगर कोशिश करें तो समझना जरूरी है कि एक ओपन मार्केट ना, एक मार्केट के तरह तभी चलेगा जब वो डेमोक्रेटिक होगा। देखिए मार्केट किस काम का, अगर मैं बोलूँ कि भैया आपका महीने का ₹1,00,000 तनख्वाह है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो ना ही मार्केट है ना ही वो डेमोक्रेटिक है। और इंडिया क्या है, इंडिया और अमेरिका की, ग्लोबली इंडिया और अमेरिका की क्या खास बात है, क्या एक ही तुलना होती है? वैसे तो हमारे बहुत आगे, एक ही तुलना होती है कि ये ओपन मार्केट है और डेमोक्रेसी है, राइट। राइट। तो सेबी जो है, हमारा जो रेगुलेटर है, उन्होंने तो भाई कोई ऐसा मिनिमम नहीं डाला है। हम ₹100 भी ले लेते हैं, ₹500 भी ले लेते हैं महीने का, तो ये डेमोक्रेटिक है।
आप म्यूचुअल फंड में महीने का 500 रुपया मिनिमम, 100 रुपया भी कई फंड्स ले लेते हैं, डाल सकते हैं। आज यूपीआई पे ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, आप 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, राइट। शेयर बाजार में आप चले जाइए, आप किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीद सकते हैं। कोई आपको ये नहीं बोलता ना कि भाई 10 शेयर का लॉट खरीदना है। राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस पे कोई रोक टोक नहीं है, फुल्ली डेमोक्रेटिक है। और मैं तो बोलता हूँ जो डेमोक्रेटिक नहीं है वो मार्केट भी नहीं है। क्या बात है। सो ये सिंपल है। दूसरी बात यह है कि कोई पैसा बड़ा या छोटा नहीं है। देखिए, आपका अपना एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा तो वो लाइफ चेंजिंग अमाउंट है। और ऐसा नहीं है ना यार, किसी के लिए 10 लाख रुपया लाइफ चेंजिंग अमाउंट है, कोई आदमी उस मकाम पे है उसके लिए 100 करोड़ रुपए लाइफ चेंजिंग अमाउंट है। अभी सबका अपना अपना रिलेटिव एक फ्यूचर है, रिलेटिव एक एक्सपेक्टेशन है। कोई पैसा बड़ा या छोटा नहीं है, यू नो। तो आई थिंक दैट कि हर किसी को एक मौका, अपने आप को, देखिए लक के ऊपर लोग बहुत बात करते हैं, अपना जो लक है ना, लक को काम करने का मौका भी देना चाहिए, राइट। लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं लकी नहीं हूं। अरे भैया, आपने लक को काम करने का मौका कब दिया, करेक्ट। तो इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ये परफेक्टली साइंटिफिक चीज है। हर किसी को करना चाहिए, लंबे अरसे के लिए करना चाहिए। और इंडिया का जो गोल्डन मोमेंट स्टार्ट हुआ है पिछले थोड़े समय में, अगले 10-20 साल में अगर उसका फायदा नहीं लेंगे तो हम सभी रिग्रेट करेंगे, राइट। अभी आप देखिए, दुनिया भर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंडिया को एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बताया जा रहा है, इंडिया को लोकल मार्केट, लेबर मार्केट, कंज्यूमर मार्केट, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ये सारे चीज़ों पे इंडिया को फ्रंट में बताया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। तो हम क्या केवल कंट्रीब्यूट करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसमें? राइट। तो और तो क्या तरीका है फिर? आई थिंक बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली। एक तो डेमोक्रेसी की जो आपने बात करी, तो ये मार्केट सबका है। ये मार्केट ऐसा नहीं है कि मेरा है, आपका है, या सिर्फ बड़े लोगों का है, या सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों का है। ये सबका मार्केट है। एंड अगेन बहुत फ्लेक्सिबल है। आप 100 रुपये, 500 रुपये पर मंथ से भी जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। और शुरुआत करिए, पार्टिसिपेट कीजिए। क्या बात है सर। इन्वेस्टमेंट करने के लिए परपेचुइटी इज द राइट टाइम फ्रेम। SIP की जरूरत नहीं है तो निकालना क्यों है, और रोकना क्यों है? क्योंकि हर महीने करना ही है हमको। राइट। और आप देखिए लाइफ स्पैन देखिए नीरज जी, जो हम 46 इयर्स के हैं, आपने बताया आप 36 इयर्स के हैं, और हमारे लिसनर जो हैं वो सब 26 इयर्स के हैं। ये सब लोग 90 से ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 के ऊपर रहेगी। राइट। राइट। पीपल आर गोइंग टू लिव 90 एंड 100। हमारा भी जापान वाला होने वाला है, ओकिनावा बनने वाला है हमारा भी। हाँ, तो 90 और 100 नॉर्मल हो जाएगा हमारे बाद के जो जनरेशन है उसमें। एटलीस्ट मेरे बाद के जनरेशन में तो 90 नॉर्मल हो जाएगा। तो लंबी प्लानिंग चाहिए, राइट। आई होप हेल्दी भी रहे 90 और 100 के साथ साथ। देखिए, अगर मैं आपको डेटा के साथ बताऊं कि पिछले 30 साल का, 1991-92 के बाद जितने लोगों ने भी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है, जानते हैं कि 91 के बाद से हमारी कंट्री एक ओपन इकोनॉमी या लिबरलाइज्ड इकोनॉमी हो गई। जब बाहर से पैसा आने लगा, सारे सेक्टर खुल गए, करेक्ट। तो इसीलिए बार बार 30 इयर्स का जिक्र होता है, क्योंकि पिछले साल इसको 30 साल हुए हैं। तो 30 साल की हिस्ट्री अगर देखते हैं तो भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है, जिसको हम जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो है, 30 साल में भारत की जीडीपी जो है वो 12% कंपाउंडेड हुई है। और खास बात क्या है कि सेंसेक्स अगर लेते हैं तो सेंसेक्स में जो कंपनियां हैं, इनका मुनाफा भी साल दर साल पिछले 30 साल में 12% से ग्रो हुआ है। और एक परफेक्ट साइंस में इसको इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो सेंसेक्स है उसकी भी ग्रोथ पिछले 30 साल में 12% कंपाउंडेड है। तो पिछले 30 साल में आर्थिक व्यवस्था का इजाफा, कंपनियों के मुनाफे में इजाफा, और सेंसेक्स में 12% प्रति साल का इजाफा हुआ है, 12% कंपाउंडेड। तो अगर आप आगे की बात करें, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले थोड़े सालों में जो हुआ था ग्रोथ, एटलीस्ट अगले 5-10 साल में ये कंटिन्यू रहेगा। 11-12% कोई बहुत ही रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये मार्केट का हो गया। अब नीरज जी क्या है कि हम लोगों को तो, हम मार्केट या जीडीपी नहीं खरीदते ना, हम तो चुनिंदा अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स खरीदते हैं, कहीं 40, कहीं 50, कहीं मिड कैप, कहीं स्मॉल कैप, राइट। तो हमको तो उसको बीट करना चाहिए। तो अगर पिछले 30 साल में 12% है, आगे भी अगर हम अगले 10 साल सोचते हैं कि भाई 12 नहीं तो चलो 10-12% मार्केट मेंटेन करेगा, तो हम लोग को उससे 3-4% ज्यादा रेट पे कंपाउंड करना चाहिए। तो बहुत लंबा, बहुत बड़ा कोई गलत एक्सपेक्टेशन या ओवर एस्टिमेशन किए बिना अगर मैं बोलूंगा कि भाई 12 से 15% इक्विटी का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है।
इसमें कोई गलत नहीं है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। 12 से 15%, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग नंबर। अगर हम इसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें, अच्छे टाइम होराइजन पे देखें, तो इट कैन हेल्प इन क्रिएटिंग अ गुड वेल्थ, राइट? सर 12% मतलब हर 6 साल में डबल होता है, 15% मतलब हर 4.5 साल में डबल होता है। क्या बात तो है, इट्स अ क्या बिग बात है। नंबर, छोटा नंबर नहीं है, इट्स अ बिग नंबर। और ये मुझे लग रहा है कि अगले 10 से 20 साल में जब हमारी कंट्री जो है, देखिए हर कंट्री का आर्थिक व्यवस्था का जो ग्रोथ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि कितने लोग एडल्ट हैं, कितने लोग यंग या वर्किंग एज में हैं। तो पूरे दुनिया का 25% वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में होगा। वाओ। By 2030, the world's working age population, 25% ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन विल बी इन इंडिया। और ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यही तय करता है कि एक कंट्री कितना प्रोड्यूस करती है, कितना कमाती है, कितना कंज्यूम करती है, कितना स्पेंड करती है, कितना सेव करती है। सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। और ज्यादा से ज्यादातर लोग अगर हमारे वर्किंग एज में होंगे तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि हमारे डिपेंडेंट्स उतने कम होंगे, राइट? राइट। तो एंड ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है कि हमारा अगला 10-20 साल जो है ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, तो इसमें निवेश करके फायदा उठाना चाहिए। राइट, एंड इट इज बैक्ड बाय कंप्लीट डेटा। जो आपने बताया कि ऐसे ही नहीं, कोई मतलब कोई ऐसे गप्पे नहीं मार रहा है, इट इज बैक्ड बाय डेटा, हाँ है हाँ, ना? ये कोई मार्केट फोरकास्ट नहीं है। देखिए आपने देखा होगा कि मैं मार्केट फोरकास्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं हर हाँ, चीज राइट को राइट राइट आर्थिक राइट। व्यवस्था से जोड़ के बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं से वही बात बता रहा था कि जो भी बात यहाँ बोल रहे थे, दैट इज बीइंग डेटा ड्रिवन। वो हम ऐसे ही एब्सोल्युटली। एक कैजुअल ये इवनिंग टॉक नहीं हो रही हाँ, है, मतलब एक डेटा थैंकफुली, ड्रिवन बैक। हाँ। क्योंकि थैंकफुली हम लोग ये नहीं बोल रहे ना कि अगले साल सेंसेक्स कहाँ होगा, उसकी बात नहीं हो रही है। देखिए राइट सेंसेक्स राइट तो जाएगा राइट। जहाँ आर्थिक व्यवस्था जाएगी। राइट, क्या बात है। बहुत बहुत सिंपल बात कि भाई सेंसेक्स तो वहीं जाएगा जहाँ पे आर्थिक व्यवस्था जाएगी। करंट मार्केट कंडीशंस को लेके क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा नीरज जी कि मैंने जितना भी 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 2030 लॉन्ग टर्म SIP, ये सब जो है, ये मेरा व्यू है, ये चेंज नहीं होगा, ये बरकरार है, राइट? लेकिन क्योंकि आप अभी करंट मार्केट कंडीशन की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं जरूर कहूंगा कि काफी चैलेंजेस है, टू बी ऑनेस्ट। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो है, देखिए मैं एक इंग्लिश फ्रेज बोलता हूँ, इफ यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस इन अ बैड नेबरहुड यू विल हैव सम डिस्टर्बेंसेस। तो राइट। क्या है कि हमारी जो डोमेस्टिक कंडीशंस हैं वो कोविड के बाद से बेटर हो रही जा रही, काफ़ी रिबाउंड है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भी काफ़ी सारी चीज़ें रंग ला रही हैं अभी। तो हमारे यहाँ पे बहुत कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन यूएस की आर्थिक व्यवस्था ज़रूर किसी न किसी लेवल पे एक मंदी में जा रही है। यूरोप में यूक्रेन में वॉर चल रहा है, राइट? उसकी वजह से आप देखिए यूरोप में एनर्जी क्राइसिस। तो सिंपल बात क्या है कि चाइना में फाइनेंशियल क्राइसिस है, रियल एस्टेट क्राइसिस है। अच्छा, वहाँ की कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से इकोनॉमिक उनकी जो पॉलिसीज चेंज हो गई है, वहाँ का टेक्नोलॉजी सेक्टर क्रैश हो गया है, चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर क्रैश हो रहा है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि भाई चाइना में स्लो डाउन है, यूरोप में यूक्रेन को लेकर के एनर्जी और ऑयल का क्राइसिस है, और यूएस की आर्थिक व्यवस्था तेजी से निकल के मंदी की तरफ जा रही है, तो वर्ल्ड का जो ग्रोथ है वो कहीं न कहीं पे स्लो अगले 6 महीने 1 साल में स्लो होता दिख रहा है। तो इसमें से हम क्या है कि हम अब सारे ही पिग्मी हैं, तो पिग्मी में भी जो टॉलेस्ट पिग्मी है उसको तो लोग लंबू बोलेंगे, लेकिन टॉल पिग्मी होने में कोई मजा नहीं है। तो अगले 3-6 महीने में जो बाहर का जो माहौल है, अभी तो हम रिलेटिवली उससे बेटर करते जा रहे हैं, लेकिन सब लोग नेगेटिव रिटर्न देंगे और हम लोग थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव देंगे या स्लाइटली बेटर देंगे, फिर भी हमारे पे वो हेडविंड्स का असर तो पड़ेगा ना, राइट? तो अगले 3-6 महीने ये ऊंच नीच चलती रहेगी। जो अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है, कोई ऊंच नीच होती है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो SIP कर रहे हैं, उनका तो फायदा है क्योंकि उनको अच्छे मौके मिल रहे हैं। लेकिन बोलने वाली बात यह है कि अभी आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या अभी आपका अगर पैसा लगा है, तो मेहरबानी करके अगले 3-6 महीने में कुछ ऊंच नीच होती है तो उसको देख के घबराइए मत। और जैसे स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है कि सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर है, ये लॉजिक शेयर मार्केट को मत लगाइए। कभी कभी बाहर के डिस्टर्बेंस से भी हमारा मार्केट गिरता है, तो वी शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट विल क्रिएट सम टर्बुलेंस फॉर अस बट नथिंग टू डू विद अस। एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है मेरे पास, राइट? ठीक है, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया, मेरे पास एक्टिव इनकम के भी सोर्सेज हैं और मेरे म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा चल रहा है, और वो वो दे रहा है रिटर्न, 12-15% दे रहा है, वही 5 साल में डबलिंग जो है वो हो रही है। व्हाट नेक्स्ट? इतनी वेल्थ क्रिएट हो गई है, अब उसका क्या किया जाए, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, या उसको और बनने का समय दिया जाए? फिलोसफिकल क्वेश्चन है कंप्लीटली। तो कैसे आप इस चीज को देखते हैं कि देयर इज अ लिमिट, दैट दिस इज एनफ? तो एनफ से जब ऊपर निकल जाती हैं चीजें फाइनेंशियली, तो उसको कैसे देखा जाए, क्या किया जाए? नहीं नीरज जी, क्या होता है कि अपने लिए इनफ होता है, उसके बाद
फैमिली और रिलेटिव्स, उसके बाद सोसाइटी। तो मेरे को लगता है इनफ कुछ नहीं होता है। देखिए, जिनके पास रिसोर्सेज है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको लगता है कि एक एक्स अमाउंट आपके लिए काफ़ी है, आपकी लाइफ बन गई, तो भाई अगर आप एक्स तक पहुंच गए तो यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंडिया के 99.99% लोग तो 0.1x पे भी नहीं है ना अभी। तो जिसके, मेरा तो एक्चुअली बहुत उल्टा बिलीफ है कि जिसके पास एक्स है तो उसकी वो मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाती है कि भाई वो एक्स को आगे ले जाए और 2x करे, और आपके लिए एक्स काफी है तो जो दूसरा एक्स आप खड़ा करोगे उससे आप कुछ बनाओ, स्कूल कॉलेज। क्योंकि क्या है कि 99.9% लोगों के पास तो एक्स तक पहुंचने का ही जरिया नहीं है। अब आप पहुंच गए तो आप बोलोगे कि भाई मैंने झंडा गाड़ दिया, मेरा काम हो गया। तो भाई फिर दूसरों के लिए काम करो, क्योंकि दूसरों के पास तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है जो आपके पास है। राइट। तो क्या है कि जब तक इंडिया वेल्दी कंट्री नहीं बनती है तब तक व्हाट इज वेल्थ वगैरह के सवाल हमको नहीं पूछने चाहिए। हम लोगों को मैक्सिमाइज करना चाहिए ताकि सोसाइटी को भी कुछ इसमें इंक्लूड किया जाए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.